नमस्कार। सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर अधिकार किया और उसके बाद वहां अपने प्रतिनिधि के रूप में जालौर के मालदेव सोनगरे को सामंत नियुक्त कर वापस दिल्ली चला गया। उसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप सैकड़ों नगर मिट्टी में मिल गए थे। अनहिलवाड़, प्राचीन धार, अवंती और देवगढ़ राज्यों में भी उसने भीषण अत्याचार किए थे। जैसलमेर, गागरौन तथा बूंदी राज्य तो पूरी तरह उजाड़ कर दिए गए थे। चित्तौड़ में तो रानी पद्मिनी के महल को छोड़कर सभी महल, शिवालय और मंदिरों का विध्वंस कर दिया गया था। राणा भीम सिंह का लड़का अजय सिंह मेवाड़ के पश्चिम में अरावली पर्वत के ऊपर बसे नगर केलवाड़ा जाकर रहने लगा था। राणा भीम सिंह की इच्छा थी कि उनके बाद बड़े बेटे अरी सिंह का बेटा हमीर चित्तौड़ का शासन संभाले। हमीर के जन्म की कहानी भी अनोखी है। एक बार युवराज अरी सिंह शिकार के लिए जंगलों में गए तथा जब एक सुअर का पीछा कर रहे थे तब वह ज्वार के एक घने खेत में छुप गया। युवराज और उनके साथ आए लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि खेत में से सुअर को कैसे निकालें। वे शोर मचाकर उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुअर था कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मचान पर बैठी एक युवती यह नजारा देख रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर 10 फुट ऊंचा ज्वार का एक पौधा उखाड़ा और उसके अगले भाग को चाकू से नुकीला बनाकर अपने धनुष पर तीर की तरह चढ़ाया और ऊपर से चूंकि उसे सुअर दिख रहा था उसमें मारा। सुअर एक ही बार में मर गया और उसे घसीटकर युवती ने हरि सिंह के सामने लाकर पटक दिया। युवराज युवती की वीरता पर रीझ गए और बाद में उस राजपूत बाला से उनका विवाह संपन्न हुआ। हमीर उन दोनों के ही पुत्र थे। चित्तौड़ विध्वंस के समय 12 वर्षीय बालक अपने ननिहाल में थे। अजय सिंह जब केलवाड़ा में थे तभी वहां उनका मुंजा बलेचा नामक पहाड़ी सरदार से विवाद हुआ। उनके दोनों बेटे सुजान सिंह और अजीम सिंह तो कुछ मदद नहीं कर पाए, किंतु समाचार पाकर हमीर ने मुंजा को मारकर अजय सिंह का सरदर्द मिटाया। कुछ तो पिता की इच्छा का स्मरण और कुछ हमीर की वीरता। अजय सिंह ने हमीर का मुख चूमकर उसी समय उनके ललाट पर राज तिलक कर दिया। यह दृश्य देखकर उनके बेटे सुजान सिंह का मन दुखी हो गया और वह दक्षिण को चले गए। यही सुजान सिंह थे छत्रपति शिवाजी महाराज के आदि पूर्वज। हमीर को मेवाड़ का भार सौंपा गया। हाथ में कुछ नहीं, चारों तरफ शत्रुओं का साम्राज्य। लेकिन इस चुनौती का जिस तरह हमीर ने सामना किया उसके लिए हर देशभक्त भारतवासी को उनका नाम स्मरण रखना चाहिए। साहसी और शूरवीर हमीर जानते थे कि जिस मालदेव को अलाउद्दीन चित्तौड़ सौंप कर गया है उसके पास दिल्ली की सेना भी है। अतः उन्होंने पहले शक्ति संचय करना तय किया और सबसे पहले मुंजा बलेचा के राज्य पर ही कब्जा किया और उसके पहाड़ी किले सालियों पर अधिकार जमाया। छोटे छोटे स्थानों पर हमले कर थोड़ी बहुत शक्ति पाने के बाद उस नौजवान ने एक ऐसा साहसिक और चतुराई भरा निर्णय लिया जिसे जानकर बड़े बड़े चतुर सेनापति भी दांतों तले उंगली दबा सकते हैं। हमीर ने घोषणा करवा दी सार्वजनिक रूप से कि जो लोग उन्हें अपना राणा मानते हैं वे सभी अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग में आ जाएं। जो नहीं आएंगे उन्हें शत्रु ही मानकर उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा। और कमाल ही हो गया। राज्य भर के आबाल वृद्ध नर नारी अरावली पहाड़ों की कठिनाइयों को झेलने घर द्वार छोड़कर अपने खेत खलिहान उजाड़कर अरावली की पहाड़ियों पर जा पहुंचे। इससे जहां एक ओर हमीर के पास विशाल सैन्य बल इकट्ठा हो गया, वहीं दूसरी ओर कब्जा जमाए बैठे मुस्लिम आक्रांताओं को खाने के लाले पड़ने लगे, क्योंकि मेवाड़ के नगर और ग्राम वीरान हो चुके थे, उजड़ चुके थे। अब जो भी उस इलाके में दिखता वह हमीर की सेना का निशाना बनता। अरावली पर्वत के शिखर पर बसा केलवाड़ा हमीर की नई राजधानी थी। वहां स्थित हमीर का तालाब आज भी उस अनोखे संघर्ष की याद दिलाता है। शत्रु संहार की इस अनोखी नीति ने
मालदेव को भी झुकने को विवश कर दिया और उसने अपनी पुत्री के साथ हमीर के विवाह का प्रस्ताव भेजा। सरदारों के विरोध को नजरअंदाज कर हमीर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने सरदारों से कहा कि हो सकता है कि आप लोगों का अनुमान सत्य हो, व इसमें मालदेव का कोई षड्यंत्र हो, लेकिन अगर इसके विपरीत कुछ हो तो विचार करो कि मेवाड़ के कितने हित में होगा। मैं अकेला ही केवल कुछ अंगरक्षकों को साथ लेकर विवाह हेतु जाऊंगा। अगर मेरा कुछ अनिष्ट हो जाए तो आप लोग संघर्ष जारी रखना, अन्यथा तो मैं लौट कर आऊंगा ही। सरदारों के रुधे कंठों और अश्रुपूरित नेत्रों को नजरअंदाज कर हमीर चित्तौड़ की ओर रवाना हो गए। होश संभालने के बाद पहली बार अपनी जन्मभूमि की रज को अपने शीश पर चढ़ाने को आतुर हमीर की दशा ऐसी थी मानो कोई बछिया अपनी मां गाय की तरफ दौड़ लगा रही हो। चित्तौड़ के द्वार पर 5 सरदारों ने उनका स्वागत किया, लेकिन हमीर को ना तो उनके स्वागत की तरफ ध्यान देने की फुर्सत थी और ना ही उसे मान अपमान की कोई चिंता समझने की बात थी। उन्होंने तो बस चित्तौड़ की पावन माटी को चंदन की तरह अपने मस्तक पर चढ़ा लिया और जैसे कोई शेर अपनी गुफा में प्रवेश करता है, अपने सैनिकों के साथ निर्भीक भाव से आगे बढ़े। राजमहल के प्रवेश द्वार पर राजा मालदेव ने अपने पुत्र वनवीर के साथ हमीर का तिलक कर सत्कार किया। ना तो बाहर कहीं कोई विवाह या उत्सव जैसा माहौल था और ना ही राजमहल के अंदर। बस एक मंडप में मालदेव ने अपनी बेटी का हाथ हमीर के हाथ में दे दिया और दोनों के वस्त्रों का गठबंधन कर दिया। प्रथा के अनुसार दोनों वर वधू को एकांत कक्ष में पहुंचा दिया गया। मालदेव की लड़की ने अपना सर हमीर के पैरों में रख दिया और आंसू बहाते हुए कहा, मैं आपसे कोई बात छुपाना नहीं चाहती, वस्तुतः मैं बाल विधवा हूं। मेरे होश संभालने के पूर्व ही मेरा कब विवाह हुआ और कब मैं विधवा हो गई मैं नहीं जानती। मैंने अपने पति का कभी मुंह भी नहीं देखा था। अब यह आप पर है कि आप मुझे अपने चरणों में स्थान दो या ठुकरा दो। हमीर को एक क्षण तो अनुभव हुआ कि राजा मालदेव ने अपनी विधवा बेटी के साथ उनका विवाह करके उनका अपमान किया है, किंतु जब उनका ध्यान नव परिणीता के आंसुओं की तरफ गया तो उनका मन करुणा से भर गया। हमीर ने उनसे कहा कि तुम अब मेरी पत्नी हो, किसी प्रकार की चिंता मत करो, मेरा लक्ष्य बस एक ही है, चित्तौड़ की स्वतंत्रता। नववधू का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। उसने कहा, मैं प्राणपण से आपका साथ दूंगी। मेरा आग्रह है कि विदा के समय दहेज में आप मेरे पिता के जलधर नामक सरदार को मांग लें, वही उनकी वास्तविक शक्ति है। राणा हमीर ने ऐसा ही किया और अपनी पत्नी के साथ वापस केलवाड़ा लौटे। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम रखा गया क्षेत्र सिंह। जब क्षेत्र सिंह 1 वर्ष के हुए तो नाना मालदेव ने अपनी बेटी और नाती को चित्तौड़ बुलाया, लेकिन तभी उन्हें मादेरिया के मीर लोगों से निपटने जाना पड़ा। पीछे से रानी ने चित्तौड़ में रुके मालदेव के सरदारों से चर्चा की और उन्हें मुस्लिम गुलामी से मुक्ति हेतु प्रेरित किया और अनुकूल परिस्थिति जानकर अपने पति हमीर को सूचना भेज दी। हमीर अपने सैन्य बल के साथ चित्तौड़ आए तो उनका नाम मात्र को ही विरोध हुआ। चित्तौड़ पर एक बार फिर से राणा वंश की विजय पताका फहराने लगी। मालदेव ने लौटकर संघर्ष का प्रयास भी किया, किंतु पराजित होकर मुंह झुकाए दिल्ली की ओर रवाना हो गए। दिल्ली पर उस समय अलाउद्दीन के बाद मोहम्मद खिलजी सत्तारूढ़ था। मालदेव के साथ मोहम्मद खिलजी ने चित्तौड़ पर धावा बोला। भीषण संग्राम के बाद मालदेव का लड़का हरि सिंह मारा गया और मोहम्मद खिलजी को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 महीने तक वह चित्तौड़ की कैद में रहा और अंत में अजमेर, रणथंभौर, नागौर, शुआ और शिवपुर के इलाकों के साथ 100 हाथी और 50 लाख रुपए देकर उसने मुक्ति पाई। मालदेव के बड़े बेटे वनवीर ने राणा हमीर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। हमीर ने भी उदारता के साथ उन्हें नीमच, जीरण, रतनपुर और केवारा के इलाके देकर अपना सामंत बना लिया। वनवीर ने भी मेवाड़ के प्रति अपनी भक्ति दर्शाते हुए भिनसौर जीतकर मेवाड़ राज्य में मिला दिया।
समूचे राजपूताने में राणा हमीर की जय जयकार गूंजने लगी। चित्तौड़ को उसका खोया गौरव पुनः प्राप्त हो चुका था। यवनों द्वारा नष्ट किए गए समूचे राजपूताने का पुनर्निर्माण हमीर ने करवाया। सन 1365 में उनके स्वर्गवास के बाद क्षेत्र सिंह ने राणा पद का गौरव अक्षुण्ण रखा। दिल्ली के तुगलक बादशाह ने एक बार फिर चित्तौड़ कब्जाने का प्रयास किया, किंतु क्षेत्र सिंह ने बकरौल नामक स्थान पर उस विशाल यवन सेना को परास्त किया। क्षेत्र सिंह के बाद सन 1383 में राणा लाखा ने गद्दी संभाली। उनके बाद के इतिहास पर तो वीडियो श्रृंखला हम पूर्व में ही बना चुके हैं। कैसा लगा आज का यह प्रयास? अपने अभिमत से अवश्य अवगत कराएं। साथ ही अब जल्द ही मारवाड़ की कहानी देखने का मन बना लें। नमस्कार।